एक नॉर्मल ट्रेन को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इसके इंजन को हटाना होगा और ऊपर से जा रही लाइन से सप्लाई लेकर मोटर को देनी होगी और इलेक्ट्रिक ट्रेन रेडी। लेकिन ऊपर से लाइन का सिर्फ फेज वायर ही आता है जिसमें मोटर नहीं चल सकती है, तो न्यूट्रल वायर के लिए एक अलग से वायर लगा देना क्या सही तरीका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ न्यूट्रल ही है, तो अर्थ के थ्रू फेज वायर अपना पाथ पूरा कर सकता है आसानी से। एक पेरू व्हील्स के बीच में एक मोटर लगी रहती है और एक ट्रेन के इंजन में 2 बोगी होती है और 2 बोगी में टोटल 6 मोटर लगी रहती है। इन सभी मोटर की पावर 12,000 एचपी तक होती है, जिनमें एक मोटर की पावर 2,000 एचपी तक होती है। इंटरेस्टिंगली जितनी भी ट्रेन होती है सभी इलेक्ट्रिक ही होती है। जिन ट्रेन में इंजन लगा रहता है उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और फिर उनसे मोटर को सप्लाई देकर ट्रेन रन करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हाई स्पीड में चलते हुए ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड लाइन से कलेक्ट करनी है, और वह भी कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 25,000 वोल्ट की सप्लाई ऊपर के वायर में चलती है। सबसे पहले एक खड़ी ट्रेन का मैकेनिज्म समझते हैं। ओवरहेड लाइन से जा रहे वायर से हमें सिंगल फेज की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और न्यूट्रल वायर ट्रैक से मिलेगा, तो हम सिंगल फेज की मोटर चला सकते हैं, लेकिन इतना हाई वोल्टेज इस मोटर को जला देगा। इसलिए ट्रेन के अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो 25,000 वोल्ट को 600 वोल्ट टू 3,000 वोल्ट तक डाउन कर देगा। इस ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक थर्ड वाइंडिंग और होती है जो पीछे की पूरी ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वोल्टेज को 120 वोल्ट तक डाउन कर देती है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग को आप इस वीडियो से समझ सकते हो। अब मोटर को सप्लाई ट्रांसफार्मर कर रहा है, तो न्यूट्रल वायर को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल वायर के लिए व्हील पर लगे हुए एक्सियल कार्बन बार से कनेक्ट किया जाता है, जो वोल्टेज को व्हील से होते हुए न्यूट्रल पाथ प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन सिंगल फेज मोटर अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर में एक वाइंडिंग होती है जो इतने लोड को चलाएगी, तो उसमें कॉपर लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसका टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसको आसानी से कुछ इस वीडियो की हेल्प से समझा जा सकता है। मोटर चलेगी तो सही, लेकिन कुछ इस तरीके से। तो यूनिफॉर्म टॉर्क के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर लगाते ही एक प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे पास में तो सिर्फ सिंगल फेज की सप्लाई है, तो फिर हम ओवरहेड लाइन से 3 फेज लाइन का सेटअप करते हैं, जो इंजीनियर वाला बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और यह एक बहुत ही कॉस्टली तरीका भी है, और हाई स्पीड में चलती हुई ट्रेन की वजह से वायर आपस में टकरा सकते हैं। तो एक नई डिवाइस इंट्रोड्यूस की जाती है जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं, और यह डिवाइस ट्रांसफार्मर से मिल रही सिंगल फेज एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और आपको पता हो तो डीसी के अंदर कोई भी फेज की वैल्यू नहीं रह जाती है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वायर मिलते हैं। इस डीसी सप्लाई को इन्वर्टर को दिया जाता है और इन्वर्टर आउटपुट में 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर आसानी से चलती है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, 3 फेज इंडक्शन मोटर को न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है? कमेंट में जरूर से लिखना 3 फेज इंडक्शन मोटर बिना न्यूट्रल के कैसे चलती है। इंडक्शन मोटर की अच्छी बात है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू मोटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली ट्रेन में बैठा हुआ ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने के लिए मोटर की फ्रीक्वेंसी को ही इंक्रीज करता है। अब यह मोटर ट्रेन में 2 टाइप से ब्रेक लगाती है, और यह ब्रेक बिना किसी मैकेनिकल फ्रिक्शन के लगाती है। दोस्तों देखा जाए, जब हाई स्पीड में चलती हुई ट्रेन को रोकना होता है तो इसका इनर्शिया बहुत हाई होता है, और यदि हम मोटर की सप्लाई भी बंद कर दे तो ट्रेन काफी दूर तक अपने इनर्शिया की वजह से चलती रहेगी। यदि आपने सिंक्रोनस जनरेटर वाले इस वीडियो को देखा है तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैसे ही ट्रेन ब्रेकिंग मोड में आती है तो इतनी देर जो मोटर व्हील पर पावर लगा रहे थे आगे बढ़ाने के लिए, अब व्हील वापस मोटर को पावर भेज रहे हैं। यह कुछ रोलर स्केट्स के जैसा होता है। पहले भाग के हम इनके ऊपर बैठ जाते हैं, और अब ये वापस अपनी एनर्जी रिलीज करके हमें आगे लेकर जाते रहते हैं। जब यह इंडक्शन मोटर एक मोटर की तरह काम करेगी तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड आगे होगा और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड पीछे होगा। लेकिन जैसे ही यह जनरेटर की तरह काम करेगी तो अब रोटर का मैग्नेटिक फील्ड आगे हो जाएगा और स्टेटर का पीछे। तो मोटर अब जनरेटर की तरह काम करने लग जाएगी, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मोटर व्हील पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ट्रेन में ब्रेक लगने लग जाएंगे। इसलिए ट्रेन के अंदर जो इंडक्शन मोटर होती है असल में उसको इंडक्शन मशीन बोला जाता है, और मोटर और जनरेटर उसके मोड होते हैं। लेकिन यह ब्रेकिंग जब ट्रेन हाई स्पीड में रहती है तभी काम करते हैं। स्पीड डाउन होने पर इस ब्रेकिंग का इफेक्ट भी कम हो जाता है।
एक दूसरा और जबरदस्त तरीका है 3 फेज इंडक्शन मोटर में RYB 3 फेज होते हैं। यदि इस फेज सीक्वेंस को हम RBY बदल दें तो इतनी देर मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन को चला रही थी और फेज सीक्वेंस बदलते ही मोटर की डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी मोटर अब रिवर्स डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी और जितना फोर्स मोटर आगे बढ़ाने के लिए लगा रही थी उतना ही अब पीछे बढ़ाने के लिए लगाएगी। तो यह ब्रेकिंग काफी पावरफुल होती है और ट्रेन को जल्दी रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ट्रेन की स्पीड 0 होती है और मोटर की सप्लाई को बंद नहीं किया गया तो ट्रेन उतनी ही स्पीड में पीछे की तरफ चलने लग जाएगी। अब मोटर पे अकेले से काम नहीं चलता है। ट्रेन के हर कोच के पास में ब्रेक सिस्टम होता है जिसको मैंने इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो हमने ट्रेन को सक्सेसफुली स्पीड में चला दी, लेकिन अभी भी मुद्दा वहीं पे अटका हुआ है कि हाई स्पीड में चलती हुई ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी कैसे कलेक्ट करेगी। ऊपर की तरफ ये जो वायर देख रहे हैं इसको कॉन्टेक्ट वायर बोलते हैं और इसके ऊपर एक वायर और होता है जिसको कैटेनरी वायर बोलते हैं। कैटेनरी वायर कॉन्टेक्ट वायर को सपोर्ट भी करता है और कॉन्टेक्ट वायर यदि कहीं से टूट जाए तो इसमें 24 किलोवोल्ट की सप्लाई होती है जो इन ड्रॉपर की हेल्प से सप्लाई इस कॉन्टेक्ट वायर में बनाए रखता है। इस कॉन्टेक्ट वायर से ट्रेन अपना कनेक्शन बनाने के लिए एक मैकेनिज्म का यूज करती है जिसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। पेंटोग्राफ स्प्रिंग लोडेड भी होता है और इसमें न्यूमेटिक सिस्टम होता है जो एयर प्रेशर के थ्रू अपनी हाइट को एडजस्ट करता रहता है। क्योंकि कॉन्टेक्ट वायर एक तो इक्वल हाइट पे नहीं रहता है और दूसरा रीजन जब ट्रेन किसी टनल में से गुजरती है तो कम स्पेस होने की वजह से कॉन्टेक्ट वायर ट्रेन के काफी पास में आ जाता है, जिसकी वजह से पेंटोग्राफ अपनी हाइट को एडजस्ट करके कॉन्टेक्ट वायर से अपना कनेक्शन बनाए रखता है। लेकिन यदि आपने नोटिस किया हो तो हाई स्पीड में चलती हुई ट्रेन में बिल्कुल स्पार्किंग नहीं होती है। उसके पीछे रीजन यह है कि पेंटोग्राफ का जो अपर सरफेस होता है वहां पर ग्रेफाइट की कोटिंग की जाती है। इस ग्रेफाइट की कोटिंग के दो फायदे हैं। फर्स्ट, जिस तरीके से ऑयल एक लुब्रिकेंट का काम करता है और फ्रिक्शन को कम करता है, उसी तरीके से ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है जो स्पार्किंग को कम करता है। सेकंड, कॉन्टेक्ट वायर कॉपर का बना होता है तो हम यह चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट वायर फ्रिक्शन की वजह से नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि इसको बदलना बहुत भारी काम होता है और बार बार इसको बदलना कॉस्टली भी बना देता है। इसलिए फ्रिक्शन की वजह से ग्रेफाइट ही घिसता रहता है और जरूरत पड़ने पर इसी को बदलते रहते हैं। अब बात ऐसी है कि जो कमजोर होता है उसी को झुकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी इंजीनियर ने गजब दिमाग लगाया। इन्होंने कॉन्टेक्ट वायर को एकदम सीधा नहीं रखा, कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जिसकी वजह से ग्रेफाइट का सरफेस एरिया बढ़ गया। अब इसके दो बेनिफिट है। एक तो ग्रेफाइट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जिससे स्पार्किंग कम होगी और ग्रेफाइट की लाइफ भी लॉन्ग हो जाएगी। इस पेंटोग्राफ वायर से डायरेक्ट सप्लाई ट्रांसफॉर्मर तक जाती है, लेकिन ट्रेन की बॉडी और पेंटोग्राफ के बीच में हाई रेजिस्टेंस वाले इंसुलेटर लगे रहते हैं जो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा।